मॉर्निंग। देखिए मोबाइल में जो लाइट वगैरह का प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो गया है और लाइट फ्लिकरिंग जो कर रहा था वो भी सॉल्व हो गया। अब लाइट कोई फ्लिकर वगैरह नहीं करेंगे, अगर हम सामने से हट भी जाते हैं तो कोई फ्लिकरिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ये सब सेटिंग किए हैं 1-2 दिन में इधर खुद से और सजेशन लेकर बुलाकर। देखिए तो फर्स्ट वीडियो है, अब कोई मतलब प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे बोरिंग टाइप नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन फिजिक्स। ठीक है, क्लास 9th फिजिक्स है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब किसी भी चीज़ को आप किसी हाइट से छोड़ते हैं या फिर ऊपर फेंकते हैं, तो किसी हाइट से छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद वो नीचे आएगा, या फिर किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो किसी एक सर्टेन हाइट, एक निश्चित हाइट के पास हाइट पर जाने के बाद वो फिर से रिटर्न हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। यह जो नीचे आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर छोड़ने के बाद या फिर किसी चीज़ को फेंकने के बाद, बस ध्यान रखना है कि एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंकना है। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस वेलोसिटी से किसी चीज़ को फेंक देंगे ना तो वापस नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर चला जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस मैटर फेंकने के बाद ऊपर रिलीज करने के बाद वो नीचे कैसे वापस आ रहा है। तो न्यूटन साहब बोले थे, हालांकि न्यूटन के पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोले हैं, लेकिन हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हम लोग न्यूटन को ही जानेंगे कि न्यूटन साहब ही ने इसको क्या किया है, इसके बारे में बताया है। न्यूटन्स, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ बहुत सारा है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने ही कहा था कि धरती के पास, अर्थ के पास अपना एक फोर्स है, अपना एक बल है। उस बल को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उसी बल से किसी भी सब्सटेंस को अर्थ अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है तो सर यहाँ खींचेगा, यहाँ 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 क्या, तो सर सेंटर ऑफ द अर्थ के पास, सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग का ये नाभि, ये सेंटर है, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर दोनों पार्ट बराबर है। ठीक उसी प्रकार से अर्थ किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को, मैटर को कहाँ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये फोर्स के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि न्यूटन साहब किसी पेड़, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बहुत सारा कहानियां, सेब नीचे गिरा, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा लॉ का खोज कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ऐसा नहीं है, इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट बोले थे, लेकिन इसका कंप्लीट विश्लेषण या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है क्लियर किए थे न्यूटन साहब। इसलिए कहा जाता है कि न्यूटन ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया है। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, According to universal law of gravitation, every body attracts every other body with a force which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to a square of distance between them. ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा पॉज करके डिफिनेशन को लिखते हैं, फिर आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। क्या कहता है कि according to universal law of gravitation, according to universal law of gravitation, every body attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, तो कोई दो को बॉडी मान लेते हैं, हालांकि किसी भी बॉडी को आप ले सकते हो, किसी दो को बॉडी को हम लोग मान लेते हैं। कोई बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए बी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और बी ए को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसका मास अगर हम मान लेते हैं m1
इसका मास मान लेते हैं m2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं r। ठीक है, यह अपने सेंटर से इसको और यह अपने सेंटर से इसको, यानी ए बी को बी ए को, यानी कि जो भी हम लोग के चारों तरफ सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, मैटर है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सब एक दूसरे को, फोर्स थोड़ा छोटा होता है, उसका बल काफी छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग मतलब कोई किसी को खींचता नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि देखिए ये जो मासेज हम लोग माने m1 m2, ये पॉइंट मासेज के लिए पॉइंट मासेज माना जाता है, यानी कि काफी छोटा, यानी किसी भी बॉडी को अर्थ के कंपैरिजन में क्या होगा, काफी छोटा होगा, काफी छोटा होगा, यानी दो जो मास लिए हैं ये पॉइंट साइज मास होगा, पॉइंट साइज मास होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को लेते हैं तो वो काफी छोटा होगा, इसलिए हम लोग पॉइंट साइज मास मानते हैं m1 एंड m2। अब देखिए क्या कहता है, अट्रैक्ट एवरी अदर विद अ फोर्स, यानी कि देखिए ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो फोर्स से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज m1 एंड m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज if डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड टू m2, फर्स्ट मान लिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इरेज करेंगे, फिर नीचे दिखेगा नहीं, लिख देंगे तो। अगर डिफिनेशन लिख लिए होंगे तो इसको भी इरेज करेंगे, यानी if डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड if इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है, क्या कहता है, if इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या माना है, r, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 2, तो करेंगे क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा सा विरेज करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा डिफिनेशन कर रहा था वैसा हम लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ हो जाएगा यहीं पे इतना में। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट बढ़ाने से थोड़ा सा चमक रहा है। देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो एक प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 m2/r²। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट होगा g, m1 m2/r², where g is called gravitational constant। where g is called gravitational constant, which is equal to, क्या लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं, which is equal to देखिए 6.67 लिखता है कोई किताब, या फिर 6.7 लिख देता है सीधे, 6.67 या फिर 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
क्या 6.67 या फिर 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए बल्ब तो थोड़ा छोटा है, यानी कि काफी छोटा है, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कंबाइनिंग किए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी प्रोपोर्शनल को हटा देते कोई कांस्टेंट आना चाहिए, यहाँ कांस्टेंट रखे हम लोग g। ठीक है ना, अब g क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 6.67, लिख ही देते हैं इसको, सही रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये प्रूफ हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए एक केस आता है स्पेशल केस, ये प्रूफ हो गया आपका टोटल जो भी हम लोगों ने मिटाया है, और ये प्रूफ हो गया, यानी हेंस द इक्वेशन इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रूव्ड, ऐसा मैथ्स में होता है। ठीक है, देखिए कहता है कि कोई ऐसा केस है जब हमको F इक्वल टू जी हो जाए, ऐसा कोई केस है जब F इक्वल टू जी हो जाए, जी। ठीक है ना, स्पेशल केस में, स्पेशल केस में F इक्वल टू जी हो जाएगा। कैसे सर, प्रूफ करके दिखाइए। तो ये जो इक्वेशन है, ये F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये जो केसेज है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे, इसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे। करना क्या है, F इक्वल टू जी करना है, यानी जी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर F का वैल्यू सॉरी जी का वैल्यू इतना है तो F का भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, होना चाहिए। तो कहता है कि सपोज, यहीं पे प्रूफ कर देते हैं, सपोज m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 1 kg, यानी कि दो को जो मास माने हैं यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये मास m1, ये मास m2, m1 m2, ये है 1 kg का, ये भी है 1 kg का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 1 मीटर। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2, m1 कितना है 1 kg, m1 1 kg, m2 कितना है 1 kg, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ जी, यानी कि देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा g और 1 इंटू 1 kg स्क्वायर बाई 1। ठीक है ना, यानी 1 1 सब डिवाइड मल्टीप्लाई तो सब 1 ही होगा। ठीक है, जो भी 1 है डिवाइड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, यानी F इक्वल टू क्या हो गया g, F इक्वल टू क्या हो गया g, और g का वैल्यू कितना था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी F का भी वैल्यू कितना हो गया, F इक्वल टू जी है तो F इक्वल टू जी यहाँ प्रूफ कर दिए हैं 6.7, यानी F का भी वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया, यानी कि देखिए हाँ, यानी g का वैल्यू अगर हम लोग कितना मान रहे थे इतना, और F इक्वल टू यहाँ g हो गया, कैसे, m1 को माने 1 kg, m2 को माने 1 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया 1 मीटर। जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट किए तो क्या हो गया 1 इंटू बाई 1 सब 1 हो गया, सब के सब 1 हो गया, kg स्क्वायर जो भी है जैसे अपने जगह पे है, फोर्स कैसे न्यूटन। ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 सब 1, यानी कि सिर्फ बचा तो क्या बचा यहाँ पे g बचा, यानी F इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, g प्रूफ हो गया, F इक्वल टू यहाँ g इंटू 1 बाई 1 सब 1, यानी F इक्वल टू क्या हो गया g, और g का वैल्यू कितना था इतना था, यानी F का भी वैल्यू कितना हो गया, F का भी वैल्यू कितना हो गया, F इक्वल टू g, और g का वैल्यू है जितना उतना ही, F का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी स्पेशल केस में जब दो पॉइंट मासेज को 1 kg दोनों को मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मान लेते हैं, ऐसे स्पेशल केस में क्या हो जाएगा F इक्वल टू जी हो जाएगा, यानी g का वैल्यू जो है वो F के बराबर हो जाएगा, F का भी वैल्यू
सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों का मासेज को हम लोग क्या मान लेते हैं, यूनिट मास मानते हैं। कैसे हम लोग लिखते हैं कि सपोज द टू बॉडीज हैव द यूनिट मासेज एंड केप्ट एट द यूनिट डिस्टेंस। दोनों का मास यूनिट है यानी 1 1 है, दोनों को रखा गया यूनिट डिस्टेंस में यानी कि 1 मीटर पे। ऐसे केस में क्या हो गया, ऐसे केस में एफ जी जो है एफ के बराबर हो गया, यानी एफ जी के बराबर हो गया, जी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, यानी जी का जो वैल्यू होगा वही एफ का वैल्यू होगा, जो जी का वैल्यू होगा वही एफ का वैल्यू होगा स्पेशल केस में जब मासेज इक्वल होंगे, मासेज इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद इन्वर्स स्क्वायर रूल भी है और मोमेंटम वगैरह भी है। तो मोमेंटम को तो खैर प्रैक्टिकल से हम लोग देखेंगे, इन्वर्स स्क्वायर रूल को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इन्वर्स स्क्वायर रूल को हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी प्रूफ कर देंगे। इसके बाद के वीडियो में इन्वर्स स्क्वायर रूल, इन्वर्स स्क्वायर रूल यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर रूल, न्यूटन इन्वर्स स्क्वायर रूल। ठीक है ना, इसको प्रूफ करेंगे। बुक वगैरह में हालांकि प्रूफ दिया रहता है या फिर एनसीईआरटी में थोड़ा सा शॉर्ट में दिया रहता है, नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बड़ा सीधे काम का चीज़ लिखता है, बकवास नहीं लिखता है। ठीक है, तो वो टीचर के लिए होता है, बच्चों के लिए क्या एस्टन वगैरह। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से डिटेल में प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्वर्स स्क्वायर रूल यानी है प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बताया गया उसका रिवीजन कीजिए। जय हिंद।